जय हिंद दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त के बी और डेली करंट अफेयर्स के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम 13 अक्टूबर 2020 से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो आइए पहले हम लोग कल जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था उनके उत्तर जान लेते हैं। तो पहला प्रश्न था कि उस सुरक्षा बल का नाम बताइए जो गृह मंत्रालय के अधीन नहीं आता है। तो इस सुरक्षा बल का नाम है असम राइफल्स। क्या नाम है? असम राइफल्स। और इसके अलावा जो भी हमारे सुरक्षा बल हैं, चाहे हम आईटीबीपी की बात करें, एसएसबी की बात करें, सीआईएसएफ की बात करें, सीआरपीएफ की बात करें, तो ये सारे आते हैं हमारे गृह मंत्रालय के अधीन। मैक ओएस जो कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसे डेवलप किया है एप्पल कंपनी ने। किसने? एप्पल कंपनी के द्वारा इसे डेवलप किया गया है। यूएस के जो राष्ट्रपति होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो आपको ध्यान रखना है कि हमारे यहाँ के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्षों का और अमेरिका के जो राष्ट्रपति होते हैं उनका कार्यकाल होता है 4 वर्षों का। और इनके यहाँ पर जो राष्ट्रपति का पद होता है उसके बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि एक व्यक्ति यहाँ पर अधिकतम 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है। तो ये भी एक प्रोविजन है अमेरिका के राष्ट्रपति के बारे में। भारत की सबसे शक्तिशाली बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी है? तो आप ध्यान रखेंगे जो हमारे यहाँ पर अग्नि 5 है। कौन? अग्नि 5 ये सबसे शक्तिशाली बैलिस्टिक मिसाइल है। और बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसकी मारक क्षमता के आधार पर हम ये बताते हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल कितनी शक्तिशाली है। तो 5000 किलोमीटर से ज़्यादा इसकी रेंज है और ये हमारे देश की सबसे शक्तिशाली मिसाइल है। आधुनिक आनुवंशिकी के जनक की बात करते हैं तो ये है ग्रेगर जॉन मेंडल। कौन? ग्रेगर जॉन मेंडल। तो ये रहा कल के प्रश्नों का उत्तर। अब इस वीडियो की जो पीडीएफ है वह आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको सर्च करना है केवी गुरुजी और वेबसाइट के ऊपर जो पीडीएफ जनरेट करने का ऑप्शन था वह काफ़ी कोशिश के बाद में भी मैं सही नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि आगामी 2 से 3 दिनों में किसी भी प्रकार से मैं उस प्रॉब्लम को दूर कर सकूं जिससे आप लोग वहां से प्रिंट फॉरवर्ड में पीडीएफ को डाउनलोड कर सकें। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर किया करें। और आपको मैं बता दूं कि आज शाम को फिर 2 वीडियो आएगी। एक वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ऐप और पोर्टल के बारे में, यानी कि जनवरी से लेकर के सितंबर के बीच में जो भी ऐप या पोर्टल लॉन्च किए गए हैं उन सब के बारे में जानेंगे। और दूसरी जो हमारी वीडियो होगी वह आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। उसके अंतर्गत हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी में नासा के, भारत के या फिर जो अन्य इस प्रकार के मिशन हैं उन सभी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इसीलिए आप उन वीडियो को भी जरूर देखिएगा। तो चलिए आज के पहले प्रश्न के साथ में शुरुआत करते हैं। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड कब मनाया जाता है? तो ये दिवस आपका होता है 11 अक्टूबर को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और याद रखिएगा ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि कई बार ये परीक्षाओं में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो 11 अक्टूबर को होता है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। वर्ष 2012 में पहली बार इसको मनाया गया था। और मनाया क्यों जाता है? तो जो भी हमारी गर्ल चाइल्ड हैं उनके सामने जो भी चुनौतियां हैं उन चुनौतियों के ऊपर लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, इसके अलावा उनके सशक्तिकरण और उनके अधिकारों के प्रति वैश्विक रूप से लोगों को जागरूक करने के लिए यह दिवस 2012 से मनाया जा रहा है। और थीम आपको ध्यान रखनी है, इस बार की थीम है माई वॉइस आवर इक्वल फ्यूचर, यानी कि मेरी आवाज़ हमारा समान भविष्य। और राष्ट्रीय बालिका दिवस भी होता है यानी कि नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, और ये आपका होता है 24 जनवरी को। तो दोनों आपको दिवस यहाँ पर याद रखने हैं। अगला प्रश्न है प्रत्येक वर्ष विश्व गठिया दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व गठिया दिवस की बात करते हैं तो ये हमारा होता है 12 अक्टूबर को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो आपने अपने घरों में भी देखा होगा कि जो भी हमारे यहाँ पर हमारे बाबा हो गए या फिर दादी हो गई, उनको आप देखते होंगे कि अक्सर उन्हें पेन की प्रॉब्लम होती है, जॉइंट पेन की, यानी कि जो भी घुटने हो गए या इस प्रकार से जहाँ पर 2 हड्डियाँ जुड़ी हुई हैं वहाँ पर उनको दर्द की शिकायत होती है। तो यही हमारा होता है आर्थराइटिस। तो जैसे जैसे लोगों की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उनमें
अर्थराइटिस की समस्या देखने को मिलती है। तो अर्थराइटिस नाम की जो डिसीज है, इसके प्रति वैश्विक रूप से जागरूकता के लिए यह दिवस मनाया जाता है। और 1966 में आर्थराइटिस और रूमेटिज्म इंटरनेशनल के द्वारा इसे मनाए जाने की घोषणा की गई थी। इस बार की थीम क्या है? तो इस बार की थीम है इट्स इन योर हैंड्स, टेक एक्शन। अब कई जगह पर आपको ये थीम मिलेगी और कई जगह पर आपको मिलेगी टाइम टू वर्क। तो टाइम टू वर्क पिछले साल की थीम थी, लेकिन एक संस्था के द्वारा इसको 2019-20 दोनों के लिए घोषित किया गया है। लेकिन अगर आपकी परीक्षा में पूछा जाता है तो आप टिक करेंगे इट्स इन योर हैंड्स, टेक एक्शन। हाँ, अगर ये ऑप्शन में नहीं होता है तब आप इसको टिक करेंगे, और अगर दोनों होंगे तो आप पहले वाले को टिक करेंगे। तो इसीलिए आप दोनों थीम को यहां पर ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2020 में किसके द्वारा संपत्ति कार्ड के वितरण कार्यक्रम स्वामित्व योजना का शुभारंभ किया गया? तो स्वामित्व योजना अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने अप्रैल माह में डिस्कस किया था। अप्रैल का जो करंट अफेयर है उसमें मैंने आपको ई ग्राम स्वराज योजना और स्वामित्व योजना के बारे में बताया था। तो अब स्वामित्व योजना के अंतर्गत 1 लाख लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा संपत्ति कार्ड का वितरण किया गया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब ये योजना है क्या? तो पहले आप इसका पूरा नाम जानिए। स्वामित्व का पूरा नाम है सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज, यानी कि जो भी हमारे ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग हैं उनको उनकी संपत्ति के बारे में पूरा ब्यौरा यहाँ पर मैसेज के द्वारा भेजा गया है। यानी कि किस प्रकार से उनकी संपत्ति है, उनके आवासीय दस्तावेज के संबंध में जो भी चीजें हैं उनको यहाँ पर भेजा गया है इस योजना के अंतर्गत। तो योजना हमारी 2020 से लेकर के 24 तक चलेगी, ये आपको ध्यान रखना है। और हमारे देश के लगभग 6 लाख गांवों को इसमें कवर किया जाएगा। और इस योजना के पहले चरण में 6 राज्य को कवर किया जा रहा है, जिनमें आपका है कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा। तो उस पार्टिकुलर व्यक्ति की जो संपत्ति है उसके बारे में सैटेलाइट से मैपिंग की जाएगी और उसके बाद में ड्रोन कैमरों का प्रयोग करके उसका जो पूरा संपत्ति है उसके बारे में डेटा कलेक्ट किया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पीएम के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020 के लिए अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये पुरस्कार मिलेगा 2 लोगों को। एक तो है पॉल आर मिलग्राम, दूसरे हैं रॉबर्ट बी विल्सन। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और कल इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो अपलोड किया था, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर के आई बटन पर उस वीडियो की आपको लिंक मिल जाएगी, तो वहां से आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको पूरे नोबेल पुरस्कार के साथ साथ जो भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं उनके बारे में भी डिस्कस किया है। अब बात करते हैं इस वर्ष के नोबेल पुरस्कार की। तो मिला किसको है? 2 लोगों को, पॉल आर मिलग्राम हो गए, रॉबर्ट बी विल्सन हो गए। दोनों आपके हैं अमेरिका के और वर्तमान में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में ये प्रोफेसर हैं। और इनको मिला क्यों है? तो इनके द्वारा जो आपकी ऑक्शन थ्योरी होती है, यानी कि नीलामी का सिद्धांत होता है, उसमें सुधार किया गया और नीलामी के लिए यानी कि ऑक्शन के लिए नए तरीकों का आविष्कार भी किया गया है इन दोनों के द्वारा। और आपको ध्यान रखना है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार है उसकी शुरुआत 1969 में हुई थी। यानी कि शुरू से इस फील्ड में नोबेल नहीं दिया जाता था, अर्थशास्त्र में इसकी शुरुआत हुई थी 1969 में। तो ये आप देख सकते हैं पॉल आर मिलग्राम को, और ये है रॉबर्ट बी विल्सन। मिला क्यों? फॉर इम्प्रूवमेंट्स टू ऑक्शन थ्योरी एंड इन्वेंशन ऑफ ए न्यू ऑक्शन फॉर्मेट। तो इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। और पिछले वर्ष किसको मिला था? तो आपके माइकल क्रेमर थे, अभिजीत बनर्जी थी, और अभिजीत बनर्जी की वाइफ थी एस्टर डुफ्लो। इनको पिछले वर्ष इकोनॉमिक्स में नोबेल मिला था। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2020 में जारी असमानता को कम करने के लिए प्रतिबद्धता सूचकांक यानी कि कमिटमेंट टू रिड्यूस इनइक्वालिटी इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो ध्यान रखिएगा, इसमें शीर्ष स्थान पर रहा है नॉर्वे। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब पहले आप तो ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर ऑक्सफैम के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई और इसमें
कुल मिलाकर के 158 देशों की एनालिसिस की गई है। और इसमें एनालिसिस किस बात की गई, तो इसमें एनालिसिस ये किया गया है कि किस देश के द्वारा अपनी जीडीपी का कितना हिस्सा कोविड-19 महामारी के दौरान देश में खर्च किया गया। और आप यहाँ पर चौंकाने वाली बात देखेंगे कि हमारा देश नीचे से चौथे स्थान पर है, यानी कि जिन देशों ने अपनी जीडीपी का सबसे कम हिस्सा खर्च किया है उसमें भारत चौथे स्थान पर है। तो भारत में कुल बजट का मात्र 4% इस महामारी के दौरान खर्च किया गया। इसमें बात करते हैं तो नॉर्वे ने सबसे ज़्यादा खर्च किया, डेनमार्क दूसरे स्थान पर रहा और जर्मनी रहा है तीसरे स्थान पे। और शुरुआत के 15 देश ही ऐसे हैं जिनके द्वारा अपने बजट का 15% खर्च किया गया कोविड-19 महामारी के दौरान में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, डीआरडीओ के द्वारा हाल ही में किस राज्य में निर्भय क्रूज मिसाइल के परीक्षण का प्रयास किया गया? तो ये किया गया उड़ीसा में। हाँ, उड़ीसा की बात हुई है तो आप समझ जाइए, वही जो हमारा इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है बालासोर में, वहां पर इसके परीक्षण का प्रयास किया गया। हालांकि कुछ टेक्निकल ग्लिच के कारण ये जो अभ्यास या जो परीक्षण है वह पूरा नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी आपको निर्भय क्रूज मिसाइल के बारे में याद रखना है। उस दिन जब मैंने डीआरडीओ वाली वीडियो बनाई थी तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि जो निर्भय क्रूज मिसाइल है ये हमारे देश की पहली इंडिजिनस क्रूज मिसाइल है, यानी कि इसे हमारे देश भारत में डेवलप किया गया है। डेवलप किसने किया है? तो डीआरडीओ की एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा इसे डिजाइन भी किया गया है और इसे डेवलप भी किया गया है। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि सरफेस टू सरफेस हिट करने वाली यह एक क्रूज मिसाइल है। इसकी गति 0.7 मैक है, यानी कि ध्वनि की गति से 0.7 है इसकी गति। और इसकी जो रेंज है वह 800 से लेकर के 1000 किलोमीटर तक है, यानी कि 800 से लेकर के 1000 किलोमीटर के टारगेट को ये हिट कर सकती है। डीआरडीओ की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में और अध्यक्ष इसके हैं जी सतीश रेड्डी। और डीआरडीओ ने पिछले 35 दिनों में कुल मिलाकर के 10 मिसाइल का टेस्ट किया है। तो ये आपके सामने पूरी लिस्ट है। सबसे पहले 7 सितंबर को हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन व्हीकल का परीक्षण किया। फिर मैंने आपको बताया था अभ्यास हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरिया टारगेट का परीक्षण किया, जो कि एक प्रकार का ड्रोन था। लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का परीक्षण किया गया। उसके बाद में पृथ्वी सेकंड मिसाइल का परीक्षण किया गया था, 23 सितंबर को रात में किया गया था ये। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का परीक्षण किया गया। उसके बाद में फिर लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का परीक्षण 1 अक्टूबर को किया गया। फिर सौर्य मिसाइल का परीक्षण किया गया। उसके बाद में यहाँ पर सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो यानी कि स्मार्ट का परीक्षण किया गया। और अभी मैंने आपको बताया था 9 अक्टूबर को एंटी रेडिएशन मिसाइल जिसका नाम है रुद्रम सेकंड, इसका भी परीक्षण डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में नेची फू सुरंग के निर्माण की आधारशिला रखी? तो इसकी आधारशिला रखी गई है अरुणाचल प्रदेश में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि इसके अलावा हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, इनके द्वारा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा निर्मित कुल मिलाकर के 44 ब्रिज का भी उद्घाटन किया गया। कितने ब्रिज का? 44 ब्रिज का, जिनमें से 10 आपके जम्मू और कश्मीर में बने हैं, 8 बने हैं लद्दाख में, 2 बने हैं हिमाचल प्रदेश में, 4 पंजाब में बने हैं, 8 उत्तराखंड में, 8 अरुणाचल प्रदेश में और 4 आपके बने हैं सिक्किम में। फिर बात करते हैं इस नेची फू सुरंग की। तो ये आपको ध्यान रखना है कि नेची फू पास के पास में जो तवांग रोड है उस पर 450 मीटर लंबे सुरंग के निर्माण की यहाँ पर आधारशिला रखी गई है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्र को पूर्ण रूप से डिजिटल बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो यहाँ पर पहला राज्य बन गया है केरल। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब यहाँ पर आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, फिर भी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि केरल राज्य के द्वारा इसके लिए प्रयास 2018 में ही शुरू कर दिए गए थे। 2018 में इनके द्वारा एक मिशन शुरू किया गया था जिसका नाम था पब्लिक एजुकेशन रिजुवेनेशन मिशन, और इसी के तहत
पूरे राज्य में जो भी सार्वजनिक शिक्षा का क्षेत्र है उसको डिजिटलाइज करने की इनके द्वारा कोशिश की गई थी, यानी कि उसी समय से कोशिश का प्रारंभ कर दिया गया था। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ये ध्यान रखेंगे कि केरल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड के द्वारा यहाँ पर पैसे दिए गए हैं डिजिटलाइज करने के लिए, और केरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन के द्वारा इस योजना को इम्प्लीमेंट किया गया है। बात करते हैं केरल की, तो राजधानी तिरुवनंतपुरम में है, राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन, मुख्य न्यायाधीश कौन है तो एस मणिकुमार हैं, उच्च न्यायालय यहाँ का मिलेगा आपको कोच्चि में। राष्ट्रीय पार्क आपको ध्यान रखने हैं सांत घाटी, एरविकुलम, पम्बादम 16, मथिकट्टन 16, अनाईमुदी 16 और पेरियार है। टाइगर रिजर्व की बात करते हैं तो पेरम्बिकुलर और पेरियार है। बायोस्फीयर रिजर्व की बात करते हैं तो अगस्तमलाई और नीलगिरी है। गुरुवायूर और सबरीमाला, इसके अलावा पद्मनाभा स्वामी बड़कूनाथन मंदिर आपको केरल में मिलेंगे। एलिफेंट रिजर्व आपको मिल जाएगा 4 यहाँ पर, वायनाड, नीलांबर, अनामुदी और पेरियार। इसके अलावा रामसर स्थल भी आपको 3 मिलेंगे, अष्टमुदी झील, बेम्बानद झील और सस्तम कोठा झील। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। केरल के जो भी ये राष्ट्रीय पार्क हैं या टाइगर रिजर्व हैं तो ये आपको बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए। भारत के एक्सिम बैंक ने किस देश को ह्वांग ताप विद्युत स्टेशन के लिए $310 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट जारी किया? तो ये जारी किया गया है जिम्बाब्वे देश को, जो कि अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और यहाँ पर एक शब्द आता है लाइन ऑफ क्रेडिट। तो पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि लाइन ऑफ क्रेडिट एक प्रकार का ऐसा ऋण है कि जिसमें जो भी ऋण के द्वारा दी गई राशि है उसमें से जितना हम खर्च करेंगे उतने के ऊपर ही हमको ब्याज देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए ये हो गए आप और ये हो गया मैं, तो मैंने आपसे कहा कि मुझको लाइन ऑफ क्रेडिट आप जारी करिए, तो आपने 100 रुपये का लाइन ऑफ क्रेडिट मुझे जारी कर दिया। अब मान लीजिए कि इस 100 रुपये में से मैंने मात्र 50 रुपये ही खर्च किए हैं, तो मुझे आपको जो ब्याज देना पड़ेगा वह इन्हीं 50 रुपये पे ही देना पड़ेगा, ना कि पूरे 100 रुपये पर देना पड़ेगा। तो यही आपका होता है लाइन ऑफ क्रेडिट। जिम्बाब्वे की बात करते हैं तो राजधानी हरारे में है, मुद्रा यहाँ की है डॉलर। और बात करते हैं एक्सिम बैंक की, यानी कि एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक की, तो इसका मुख्यालय मुंबई में है और एमडी इसके हैं डेविड रॉस किन्हा। और ये आप लोकेशन देख सकते हैं जिम्बाब्वे की, जो कि बोत्सवाना, जाम्बिया, मोजाम्बिक और इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका के साथ में अपनी सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न है बीटन आर ब्रोकन इनफॉर्मेलिटी एंड कोविड-19 इन साउथ एशिया रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के कारण स्कूल बंद होने से भारत को कितना नुकसान होगा? तो भारत को यहाँ पर $400 बिलियन का नुकसान होगा, ये बताया है विश्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में, जिसका नाम है बीटन आर ब्रोकन। तो ये जो पूरी रिपोर्ट है पूरे दक्षिण एशिया के लिए जारी की गई, यानी कि अफगानिस्तान से लेकर के जो हमारा पूरा बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, इसके अलावा मालदीव है, श्रीलंका है, तो इन सभी के लिए रिपोर्ट जारी की गई। और इसमें इन्होंने बताया स्कूल बैंड नहीं है, स्कूल बंद है। तो स्कूल बंद होने पर इन्होंने बताया है कि पूरे दक्षिण एशिया को 622 बिलियन का नुकसान होगा, मिलियन नहीं है, ये आपका है बिलियन। तो इतना नुकसान होगा कोविड-19 के कारण जो स्कूलों को बंद किया गया था। अब बात करते हैं विश्व बैंक की, तो इसकी स्थापना 1944 को हुई थी। मुख्यालय आपको अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में मिलेगा। और मैंने आपको बताया है कि जब भी वाशिंगटन डीसी का नाम आए तो आप याद रखिएगा कि IMF का मुख्यालय भी आपको यहीं पर मिलेगा, और जो आपकी अमेरिकी स्पेस एजेंसी है नासा, उसका भी मुख्यालय आपको मिलेगा वाशिंगटन डीसी में, और अध्यक्ष इसके हैं डेविड मैल्पस। अगला प्रश्न है हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं GBS सिद्धू। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो खालिस्तान क्या है इसके बारे में शायद आपने पहले पढ़ा भी होगा, पहले हो सकता है सुना भी हो। तो खालिस्तान मुख्य रूप से कुछ सिख लोगों की मांग है कि पंजाब जो कि भारत में है और पंजाब का वह हिस्सा जो पाकिस्तान में है, उसमें से कुछ पार्ट को मिला करके एक नया देश बनाया जाए। तो अभी किताब लिखी है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के जो पूर्व अधिकारी थे GBS सिद्धू, और इन्होंने बताया है कि किस प्रकार से ये पूरी खालिस्तान की कॉन्स्पिरेसी चली थी। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट बुक है आपकी परीक्षा के लिए। अगला प्रश्न है नई दिल्ली की चैतन्य किशोरी एक दिन के लिए
भारत में किस देश की उच्चायुक्त बनी है? तो ये बनी है ग्रेट ब्रिटेन की, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब ये मामला क्या है थोड़ा सा समझिए। देखिए, जो ब्रिटेन है यानी कि यूनाइटेड किंगडम है, उसके द्वारा यहाँ पर महिलाओं के द्वारा जो भी वैश्विक स्तर पर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, उस चुनौतियों का सामना करने के लिए और उन्हें वैश्विक स्तर पर कहीं भी कार्य करने के प्रति सशक्त बनाने के लिए यूके मिशन की शुरुआत की गई थी। तो इसी के अंतर्गत यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर चैतन्य किशोरी जो कि नई दिल्ली के हैं, इनको एक दिन के लिए जो ब्रिटेन का उच्चायोग है हमारे देश में यानी कि नई दिल्ली में, वहां पर हाई कमिश्नर बनाया गया। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि नाम इनका है चैतन्य किशोरी और ग्रेट ब्रिटेन की उच्चायुक्त बनी थी ये भारत में। चलते चलते कुछ अन्य चीजें भी आइए जान लेते हैं। ग्वालियर की राजमाता के नाम से प्रसिद्ध हैं विजय राजे सिंधिया। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इनके सम्मान में 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको बताया था कि 9 अक्टूबर को होता है विश्व डाक दिवस, और उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाक दिवस होता है, यानी कि हमारे देश में डाक दिवस मनाया जाता है, और 9 से लेकर के 15 अक्टूबर तक राष्ट्रीय डाक सप्ताह मनाया जाता है। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अभी 2020 जूनियर ऑनलाइन चेस चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे देश के निहाल सरीन ने रूस के एलेक्सी सरना को हरा दिया। और सीडेक यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग ने भारत में सुपर कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए, यानी कि हमारे देश में सुपर कंप्यूटर को निर्मित किया जा सके, इसके लिए राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के साथ में साझेदारी की है। तो ये रहा आज का करंट अफेयर। वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में आप अपनी फीडबैक कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। बाकी एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम शुरू हो गए हैं, और आप अगर उसके प्रश्न देखेंगे तो आप पाएंगे कि मेरे वीडियो से सबसे ज़्यादा प्रश्न आपको उस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं कि पूरे यूट्यूब के ऊपर आप किसी से भी कंपेयर कर सकते हैं। अगर परीक्षा में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाने की बात होगी तो वह आपको मेरे ही वीडियो से मिलेगी। तो बाकी ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, और मैं आपको बता चुका हूं कि आप किसी भी प्रकार के वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें करंट अफेयर एक मेन सेक्शन है, तो आपके लिए यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगी। चलते चलते आइए कुछ एसएससी सीएचएसएल के प्रश्नों को देख लेते हैं, जिनके उत्तर आपको नीचे देने हैं। 2019 के लिए स्पिरिट ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला? साई प्रणीत किस खेल से संबंधित खिलाड़ी हैं? सागा दावा त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? भारतीय सांख्यिकी संस्थान के यानी कि इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के संस्थापक कौन है? और भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो इसके बारे में आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। और जब हम लोग टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स को समाप्त कर देंगे पूरी तरीके से, उसके बाद में मेरी कोशिश रहेगी कि जो भी हमारे पड़ोसी देश हैं उनके बारे में हम बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस करें। तो कोशिश मेरी रहेगी, बाकी आपका जैसा सहयोग रहेगा उसी प्रकार से आगे की चीज़ें आपको मिलेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।